एनडीए नेता नरेंद्र मोदी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने कहा, गठबंधन एक मजबूत, स्थिर और विकासोन्मुख सरकार बनाएगा। श्री मोदी रविवार को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। रिजर्व बैंक ने भुगतान धोखाधड़ी के जोखिमों को कम करने में डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित करने के बारे में विभिन्न आयामों की जांच के लिए समिति का गठन किया। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4 अरब 80 करोड़ डॉलर बढ़कर 651 अरब डॉलर से अधिक के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। सिफत कौर समरा ने म्यूनिख में आईएसएसएफ राइफल पिस्टल विश्व कप में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीता। और फ्रेंच ओपन में पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल मुकाबले आज। समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। शपथ ग्रहण समारोह रविवार शाम को राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति मुर्मू श्री नरेंद्र मोदी और उनके नए मंत्रिमंडल को शपथ दिलाएंगी। इससे पहले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में एनडीए के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात की और एक पत्र सौंपा, जिसमें कहा गया कि नरेंद्र मोदी को भाजपा संसदीय दल का नेता चुना गया है। एनडीए के घटक दलों की ओर से समर्थन पत्र भी राष्ट्रपति को सौंपा गया। राष्ट्रपति भवन के बाहर श्री मोदी ने कहा कि एनडीए एक मजबूत, स्थिर और विकासोन्मुख सरकार बनाएगी। ये 18वीं लोकसभा है। एनडीए सरकार को तीसरी बार देश की सेवा करने का देशवासियों ने आदेश दिया है, अवसर दिया है। मैं देशवासियों का फिर से एक बार ये अवसर देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं देशवासियों को विश्वास देता हूं कि पिछले 2 टर्म में जिस गति से देश आगे बढ़ा है, समाज के हर क्षेत्र में परिवर्तन साफ साफ नजर आ रहा है। 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर आना, ये अपने आप में हर भारतीय के लिए बड़ा गर्व का विषय है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति ने उन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया है और उन्होंने राष्ट्रपति को बताया कि वे शपथ ग्रहण समारोह को लेकर उत्सुक हैं। श्री मोदी ने बताया कि मंत्रिपरिषद की सूची राष्ट्रपति को सौंप दी जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि लोगों ने एनडीए सरकार को एक और मौका दिया है और ये 18वीं लोकसभा नई और युवा ऊर्जा का सदन है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार देश की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करेगी। कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थिर सरकार देश और इसकी अर्थव्यवस्था के साथ साथ युवाओं के लिए हितकारी साबित होगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उनकी सरकार देश का तेज गति से विकास करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इससे पहले आज एनडीए संसदीय दल ने सर्वसम्मति से श्री नरेंद्र मोदी को पार्टी का नेता चुना। नई दिल्ली में पुराने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में एनडीए संसदीय दल की बैठक के दौरान भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने श्री मोदी के नाम का प्रस्ताव किया, जिसका गठबंधन के सभी नेताओं ने समर्थन किया। श्री मोदी को लोकसभा में भाजपा और संसदीय दल के नेता के रूप में भी चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनके जीवन का हर पल डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा दिए गए भारत के संविधान में निहित महान मूल्यों को बनाए रखने के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये संविधान के कारण ही है कि मेरे जैसा गरीब और पिछड़े परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति देश की सेवा करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि देश का संविधान करोड़ों लोगों को आशा, शक्ति और सम्मान देता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि कई वर्षों के बाद किसी प्रधानमंत्री को तीसरा कार्यकाल मिला है। राज्यसभा इंटर्नशिप कार्यक्रम के समापन समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि आखिरी बार 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को तीसरा कार्यकाल मिला था। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी जिम्मेदारियों का तत्परता और सटीकता से निर्वहन करने के लिए सभी रिटर्निंग अधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने न केवल चुनाव आयोग का विश्वास बरकरार रखा है, बल्कि संस्थागत प्रतिष्ठा भी बढ़ाई है।
कांग्रेस ने संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी, छत्रपति शिवाजी महाराज और डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर की प्रतिमाओं को उनके मूल स्थान से स्थानांतरित करने के सरकार के कदम की आलोचना की है। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि देशवासी जानना चाहते हैं कि महान नेताओं की प्रतिमाओं को स्थानांतरित करने के पीछे असली मंशा क्या है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस बारे में संसद में और संसद के बाहर जवाब देना होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 31 मई को समाप्त हुए सप्ताह में 4 अरब 83 करोड़ डॉलर बढ़कर 651 अरब 50 करोड़ डॉलर के अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। आज मुंबई में मौद्रिक नीति समीक्षा के बाद संवाददाता सम्मेलन में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि देश का बाहरी क्षेत्र लचीला बना हुआ है। चालू खाता घाटा, जीडीपी अनुपात में बाहरी ऋण और शुद्ध अंतर्राष्ट्रीय निवेश की स्थिति में सुधार का संकेत देते हुए श्री दास ने विश्वास व्यक्त किया कि रिजर्व बैंक बाहरी वित्तीय पूंजी आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर लेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एपी होता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है जो डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म के सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना के विभिन्न आयामों की जांच करेगा। रिजर्व बैंक ने कहा है कि वर्तमान में डिजिटल भुगतान के विभिन्न माध्यम बैंक, एनपीसीआई, कार्ड नेटवर्क और भुगतान ऐप विभिन्न तरीकों की धोखाधड़ी से बचने के उपाय करती है, लेकिन फिर भी इस मामले में नेटवर्क आधारित निगरानी और विभिन्न भुगतान माध्यमों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए वास्तविक समय आधारित डेटा साझा करना महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में आज एक मुठभेड़ में 5 नक्सली मारे गए। उनके शव घटनास्थल से बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि मुठभेड़ नारायणपुर और दांतेवाड़ा जिलों की सीमा पर मुठभेड़ उस समय हुई जब गोबेल के जंगल में नक्सलियों की सूचना मिलने पर जिला रिजर्व गार्ड और भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस का संयुक्त दल इलाके में तलाश अभियान चला रहा था। मुठभेड़ में जिला रिजर्व गार्ड के 3 जवान घायल हो गए। इलाके में तलाश अभियान जारी है। दिल्ली पुलिस ने श्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान दिल्ली में पैरा मोटर्स, हैंग ग्लाइडर, मानव रहित हवाई वाहन और गर्म हवा के गुब्बारे सहित उप पारंपरिक हवाई प्लेटफॉर्मों की उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस महीने की 9 और 10 तारीख को ये प्रतिबंध लागू रहेगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय योग अभ्यास के लाभ के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू और आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने आज नई दिल्ली में इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट। लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती दूरदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों का प्रसारण करेगा। मंत्रालय ने कहा कि दूरदर्शन सुबह के विशेष लाइव शो प्रसारित करने के साथ साथ योग विशेषज्ञों के साथ कार्यक्रम और साक्षात्कार भी प्रसारित करेगा। आकाशवाणी मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के सहयोग से योग को जीवन शैली के रूप में बढ़ावा देने और लोगों के समग्र कल्याण के लिए कार्यक्रम प्रसारित करेगा। आयुष मंत्रालय ने एक योग गीत तैयार किया है जिसे सभी मीडिया प्लेटफॉर्मों पर साझा किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि वह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान के साथ निजी मीडिया संगठनों को प्रोत्साहित करने की पहल जारी रखेगा। मंत्रालय ने योग के संदेश को फैलाने में प्रिंट, टीवी और रेडियो के योगदान को मान्यता देने के लिए पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान की स्थापना की थी। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश में GNSS आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली विकसित करने और उसे लागू करने के लिए कंपनियों से वैश्विक अभिरुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की है। प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को निर्बाध और बाधा मुक्त टोल देने के लिए मौजूदा फास्टैग तंत्र के भीतर GNSS आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली को लागू करने की योजना बनाई है।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय निशानेबाज सिफत कौर समरा ने आज म्यूनिख में आईएसएसएफ विश्व कप प्रतियोगिता के अंतिम दिन महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। भारत ने इस प्रतियोगिता में 2 पदक जीते हैं। कल सरबजोत सिंह ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में इस समय स्पेन के कार्लोस अल्कराज गार्सिया का सामना इटली के यानिक सिनर से हो रहा है। आज ही दूसरा सेमीफाइनल नॉर्वे की कैस्पर रूड और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव के बीच खेला जाएगा। कल महिला सिंगल्स फाइनल में पोलैंड की ईगा स्वियातेक का मुकाबला इटली की जैस्मीन पाओलिनी से होगा। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान पूर्वी भारत, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी की संभावना व्यक्त की है। झारखंड, बिहार, ओडिशा, पंजाब और हरियाणा में भीषण गर्मी की स्थिति बनी रहेगी। अगले 2 दिनों के दौरान पूर्वी भारत में अधिकतम तापमान लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ने का अनुमान है। दूसरी ओर मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में तेज से बहुत तेज वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में भी अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा होने की संभावना है। 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 15 जून से 21 जून को होने जा रहा है। इस महोत्सव में 59 देशों की 314 फिल्में दिखाई जाएंगी। महोत्सव का विषय है अमृतकाल में भारत। जापान, रूस, बेलारूस, ईरान, इटली, वियतनाम और माली की कुल 17 फिल्में भी महोत्सव में दिखाई जाएंगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 2.2% की बढ़त से 1619 अंक उछलकर नए सर्वाधिक स्तर 76,693 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 2% की मजबूती से 469 अंक बढ़कर 23,290 के अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 14 पैसे की मजबूती से 83 रुपये 39 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर रहा और ब्रेंट क्रूड के वायदा भाव गिरावट से $79.97 प्रति बैरल के स्तर पर दर्ज हुए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एनडीए नेता नरेंद्र मोदी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने कहा, गठबंधन एक मजबूत, स्थिर और विकासोन्मुख सरकार बनाएगा। श्री मोदी रविवार को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। रिजर्व बैंक ने भुगतान धोखाधड़ी के जोखिमों को कम करने में डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित करने के बारे में विभिन्न आयामों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4 अरब 80 करोड़ डॉलर बढ़कर 651 अरब डॉलर से अधिक के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। सिफत कौर समरा ने म्यूनिख में आईएसएसएफ राइफल पिस्टल विश्व कप में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीता। और फ्रेंच ओपन में पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल मुकाबले आज। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।